बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। ठीक है, कल हमने बायोकेमिस्ट्री लेक्चर्स के बारे में, मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या है, इंट्रोपी क्या होती है, इंथैल्पी क्या होती है, उनका आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो कल हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको बड़ी डिटेल से हमने देखा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर्स एंड एटीपी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि हेट्रोट्रोफिक सेल जो होते हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो खुद तैयार नहीं करते, बल्कि जो वो न्यूट्रिशन के थ्रू खाते हैं, जो खुराक वो खाते हैं उसकी कैटाबॉलिज्म करते हैं। कैटाबॉलिज्म के दौरान उनकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्या होती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, और वहीं से हमें जो है वो डिफरेंट वर्किंग के लिए जो है वो एनर्जी ज़रूरत प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हेट्रोट्रोफिक सेल ऑब्टेन एनर्जी in a chemical form by the catabolism of nutrient molecules, and they use that energy to make ATP from ADP and inorganic phosphate। याद रखिएगा, ये inorganic phosphate ग्रुप है। ATP then donates some of its chemical energy to। जब हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अलहदा होता है, एटीपी हम जानते हैं कि ये स्टैंड्स फॉर होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब यहाँ से एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब यहाँ से फर्दर एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो वो रह जाएगा एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है ये फिर कहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो उसकी चंद एक एग्जांपल हैं। जैसा कि सबसे पहले एग्जांपल है कि जितने भी एंडरगोनिक प्रोसेसेस होते हैं, कल हमने देखा था एक्सरगोनिक और एंडरगोनिक प्रोसेसेस को। ठीक है, हम अगर सिंपल केमिस्ट्री के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये वो प्रोसेसेस, एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है। सेकंड ये है सिंथेसिस ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर प्रिकर्सर्स। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। यानी कि जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, बॉडी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, तो आपको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो फिनोमिना होता है वो विद द हेल्प ऑफ या विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। जब एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करते हैं तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मूव करते हैं। और फोर्थ वन है एंड मैकेनिकल मोशन, जो हम मूव करते हैं, हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, जुबान, आंख, दिल, ये सब कुछ जो सेल्स मूव कर रहे हैं, ये जो बॉडी ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, जो हार्ट है जो पंपिंग कर रहा है, उसके लिए भी एनर्जी ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एटीपी की शक्ल में। जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस डोनेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी generally involves the covalent participation of ATP in the reaction that is to be driven। कहता है कि ये कोविलेंट पार्टिसिपेशन है। कोविलेंट पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है कि चूंकि हम यहाँ पर इसकी केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये बयान करेंगे कि यहाँ पर जो है वो कोविलेंट बॉन्ड की बात करेगा कि कोविलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से वो हमें जो है वो एनर्जी मिलती है। विद द इवेंचुअल रिजल्ट दैट एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी। फॉस्फेट का एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, फॉस्फेट अलहदा हो जाता है इन, और वो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। इन सम रिएक्शंस टू एएमपी, यानी कि एटीपी का अगर एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है तो वो एडीपी में चला जाता है। ठीक है, अगर उसका एक और फास्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है तो वो एडीपी में चला जाता है। एडीपी से अगर फर्दर रिमूव होता है तो वो एएमपी में चला जाता है। जब दो फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाते हैं तो वो किस में चला जाता है, एएमपी में, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर मूव कर जाता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, वी डिस्कस हियर द केमिकल बेसिस फॉर द लार्ज फ्री एनर्जी चेंजेस
that accompany hydrolysis of ATP under and other high energy phosphate compounds, and other high energy phosphate compounds। तो कहता है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हायर एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं या एटीपी ब्रेक डाउन होता है, तो हमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी केमिकल बेसिस क्या है, कि उसका केमिकल रिएक्शंस क्या होता है जिसकी वजह से जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। एंड वी शो दैट मोस्ट केसेस ऑफ एनर्जी डोनेशन बाय एटीपी इन्वॉल्व ग्रुप ट्रांसफर, नॉट सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। कहता है कि वो इतना आसान नहीं है कि जिस तरह हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी करते हैं तो हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड। बाज कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक ग्रुप ट्रांसफर करना पड़ता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी हाइड्रोलिसिस की। जैसा कि मैंने कहा कि एटीपी जो है वो स्टैंड्स फॉर होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब आप एक एटीपी के न्यूक्लियोटाइड्स को जानते हो कि यहाँ पर हमारे पास राइबोज शुगर होती है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन होती है, यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आकर क्या करता है, फॉस्फेट के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। जब फॉस्फेट के ऊपर अटैक करता है, फॉस्फेट की वैलेंसी बढ़ जाती है, तो ये बॉन्ड जो है ये टूट कर जो है वो किस पे चला जाता है, ऑक्सीजन पे चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन। ये देखें फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फॉस्फेट ने क्या किया है, इसको अपने अपने साथ मिला लिया है, ठीक है। ये देखें ये फॉस्फेट है, इसके साथ जाकर क्या हो गया, OH ग्रुप अटैच हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब OH ग्रुप अटैच होता है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये परमानेंटली अटैच नहीं होता इसके साथ। ऐसा क्यों है कि ये परमानेंटली क्यों इसके साथ जो है वो अटैच नहीं, तो वो इस वजह से है कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज का मतलब ये है कि ये मूव करता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये वाला, जब ये यहाँ पर मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर मूव कर जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इसके ऊपर मूव करेगा तो ये बॉन्ड की शक्ल में आ जाएगा। यानी ये नेगेटिव चार्ज कभी बॉन्ड की शक्ल में चला जाता है और कभी नेगेटिव चार्ज की शक्ल में चला जाता है। तो हम इस तरह से कहते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज है, यानी कि ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो इस वजह से ये फॉस्फेट ग्रुप जो रिमूव हुआ है वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज होता है। और इस फिनोमिना को डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या पाई चार्ज, हम इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस फिनोमिना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेंस फिनोमिना। और जहां पर भी रेजोनेंस होती है वो कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जैसा कि आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था कि बेंजीन के अंदर जो है वो क्या होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, जिसकी वजह से बेंजीन क्या हो जाती है, स्टेबलाइज होती है। उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, वो तीनों एक दूसरे के क्या करते हैं कि मूव करते रहते हैं पूरी बेंजीन रिंग के अंदर। तो हम उसको फिर इसी वजह से 3 पाई बॉन्ड्स को इसी तरह सर्कल की फॉर्म में शो अप कर देते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज भी हम क्या करते हैं कि ये परमानेंट किसी एक के साथ अटैच नहीं है, बल्कि ये मूव करता रहता है। तो इस वजह से पॉजिटिव आयन जो है वो परमानेंटली इसके साथ अटैच नहीं है। अब यहाँ पर जो है जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया तो बाकी क्या बच गया, ये राइबो शुगर उसी तरह रहेगी, एडेनिन उसी तरह रहेगी। अब यहाँ पर कितने रह गए हैं फॉस्फेट ग्रुप, 2 फॉस्फेट ग्रुप रह गए हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब इसकी आयनाइजेशन होती है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच हुआ था तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है, ये देखिए ये एटीपी है, जब हमने इसको वाटर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया एडीपी के अंदर, और प्लस क्या है फॉस्फेट ग्रुप के अंदर, और प्लस हाइड्रोजन आयन के अंदर, ठीक है। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, -30.5 किलो जूल पर मोल। एक फॉस्फेट ग्रुप जब अलहदा होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, -30.5 किलो जूल पर मोल। अब इसकी बेसिस को देखते हैं। केमिकल बेसिस फॉर द लार्ज एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द एटीपी हाइड्रोलिसिस, the charge separation that results from hydrolysis
release electrostatic repulsion among the 4 negative charge on ATP। कहता है कि जहां यहाँ पर जब सेपरेशन हो जाती है तो ये एक दूसरे की रिपल्शन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइज का मतलब होता है कि जो एक जगह पर टिक करना बैठे। द प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक फास्फेट इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है यहाँ पर ये देखें, ये जो है ये स्टेबलाइज हो चुका है किन किन फैक्टर की वजह से। पहला फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, एक हाइब्रिड बनता है, ठीक है, जो कि एक स्टेबलाइज्ड हाइब्रिड होता है, ये वाला, इसे हम हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिड, इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बताएं, पहला है फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इन विच ईच ऑफ द 4 फास्फोरस ऑक्सीजन bonds has the same degree of double bond character and the hydrogen ion is not permanently associated with any of the oxygen। जैसा कि मैंने बात की कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे फास्फेट के ऊपर फैला हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये किसी एक ऑक्सीजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरे मॉलिक्यूल के साथ क्या है, अटैच है। Second, some degree of resonance stabilization also occurs in phosphates involved in the ester or anhydride linkage, but fewer resonance forms are possible than for inorganic phosphate। वो कहता है कि यहाँ पर जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनती हैं जी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये वापस आएगा तो ये, तो इस तरह से क्या होते हैं, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइजर। अ थर्ड फैक्टर नॉट शोन दैट फेवर्स एटीपी हाइड्रोलिसिस इज द ग्रेटर डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी रिलेटिव टू एटीपी। कहता है कि यहाँ पर जो एटीपी है, ठीक है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है एज कंपेयर टू द एडीपी। एडीपी इज अ स्टेबल कंपाउंड, इसी वजह से हम क्या करते हैं, अनस्टेबल से मूव करते हैं किसकी तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ। अगर यहाँ से एक और फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है तो वो बनाता है एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर हम ये कहते हैं कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है फास्फोरिलेशन पोटेंशियल, यानी कि डेल्टा जीपी, जो एनर्जी हमें मिलती है उसे क्या कहते हैं, फास्फोरिलेशन पोटेंशियल या फास्फोरिलेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस इज -230.5 किलोजूल पर मोल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, बट द एक्चुअल फ्री एनर्जी ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इन लिविंग सेल इज वेरी डिफरेंट। ये बात याद रखिएगा कि हर सेल में एटीपी की हाइड्रोलिसिस की जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी हाइड्रोलिसिस से, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है द सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, एडीपी एंड 5 inorganic phosphate are not identical and are much lower than 1 molar of standard condition। हमने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में ये पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, 1 मोलर होती है। अब जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि हमें एनर्जी जो है वो उसी हिसाब से प्रोवाइड होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो अंडरस्टूड बात है कि एटीपी और एडीपी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हमें फिर उसी हिसाब से एनर्जी भी क्या होगी, कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, यानी कि चेंज होगी। क्योंकि हर सेल के अंदर एटीपी और एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट की कंसंट्रेशन एक परमानेंट होती है, ठीक है। किसी में ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, तो हमें भी फिर उसी हिसाब से क्या होती है, एनर्जी मिलती है। फर्दर मोर यहाँ पर सेकंड स्टेप ये है कि मैग्नीशियम आयन इन द साइटोसोल binds to ATP and ADP, and for most enzymatic reactions that involve ATP as a phosphoryl group donor, the true substrate is magnesium ATP phosphate। यानी कि मैग्नीशियम जो है वो एटीपी के साथ जाकर क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। The relative delta G standard free energy is therefore that for the magnesium ATP hydrolysis. The actual free energy of hydrolysis of ATP under intracellular condition is often called its phosphorylation potential। इंट्रासेलुलर कंडीशन के अंदर अगर हम एटीपी के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फास्फोरिलेशन पोटेंशियल। ये वाली जो बात कि मैग्नीशियम एटीपी के साथ बाइंड करता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। ये देखें,
यहाँ पर जो है फास्फेट ग्रुप है। अब मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन इसके ऊपर माइनस चार्ज है इसके ऊपर, तो ये दोनों को आपस में क्या कर लेता है, बाइंड करवा लेता है, जिसकी वजह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेकर क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइज कर देता है। ये मैग्नीशियम एटीपी है। अगर बॉन्ड ब्रेकेज होती भी है, ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, इसको छोड़ देगा, तो फिर ये मैग्नीशियम जो है वो मूव करके आ जाएगा इन दोनों के दरमियान। Formation of magnesium ion complexes partially shields the negative charges and influences the conformation of the phosphate groups in nucleotides such as ATP and ADP। तो वो क्या कर देते हैं, इनकी कन्फर्मेशन चेंज कर देता है। ठीक है, रेजोनेंस नहीं बना देने देता है इनको, इनके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, लिटिल बिट स्टेबलाइज कर देता है अपने साथ कम्प्लेक्स बना के। Important points about delta GP. Because the concentration of ATP, ADP and inorganic phosphate differ from one cell type to another, delta GP for ATP likewise differ among cells। वही बात कह रहा है कि ATP, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसी वजह से जो फास्फोरिलेशन एनर्जी होती है वो हर सेल में क्या होती है, डिफरेंट होती है। मोर ओवर इन एनी गिवन सेल डेल्टा जीपी कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहता है कि डेल्टा जीपी जो है वो टाइम के हिसाब से भी चेंज हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, पहली बात द मेटाबॉलिक कंडीशंस के ऊपर, कि आपने मेटाबॉलिक कंडीशंस क्या प्रोवाइड की हैं। ठीक है, जो हमें फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, ठीक है, इसी तरह से हमें एक सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो वो मेटाबॉलिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो वो किस तरह से जो है वो अफेक्ट करता है किसको, एटीपी को, एडीपी को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि जो हम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं वो कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं किस तरह से, एटीपी की कंसंट्रेशन क्या है, एडीपी की क्या है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि मेटाबॉलिक कंडीशंस के ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ऊपर जो है वो हमारी फास्फोरिलेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। वी कैन we can calculate the actual free energy change from any given metabolic reaction as it occurs in a cell providing we know। कहते हैं फास्फोरिलेशन एनर्जी जो है वो हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, अगर हमें पता चल जाए द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर हमें पता चल जाए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, तो फास्फोरिलेशन एनर्जी जो है वो क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स सच एज पीएच, टेम्परेचर, वही मेटाबॉलिक कंडीशंस जो हैं वो अगर, तो हमें अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पता चल जाए और मेटाबॉलिक कंडीशंस पता चल जाए तो हम फास्फोरिलेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इन एटीपी या एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल होता है वो होता है इनोल फॉस्फेट, फास्फोइनाइल पायरोवेट। इसका असल नाम यह है पीईपी, स्टैंड्स फॉर फास्फोइनाइल पायरोवेट। तीन चीजें हैं, फास्फो ग्रुप होता है, इनोल ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप होता है, और पायरोवेट जो कि हम मोस्टली मेटाबॉलिक के अंदर यूज करते हैं। कंटेन द फास्फेट एस्टर बॉन्ड दैट अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू यील्ड द इनोल फॉर्म ऑफ पायरोवेट, यानी कि उसकी अल्कोहलिक फॉर्म को क्या करता है, बनाता है। ये हम इंशाल्लाह इसी प्रोसेस को जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। एंड दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट कैन टाटोमराइज टू द मोर स्टेबल कीटो फॉर्म, और ये इनोल फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कीटो फॉर्म के अंदर। चलिए हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास पीईपी यानी कि फास्फोइनाइल पायरोवेट। ये एक पूरा कंपाउंड जो है ये क्या है, फास्फोइनाइल पायरोवेट। जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर की मौजूदगी में, तो यहाँ से ये फास्फेट ग्रुप जो है ये क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, ये वाला। यहाँ से जब फास्फेट ग्रुप जो है ये सेपरेट आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये देखें ये अल्कोहलिक ग्रुप आ गया। इस अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म। याद रखिएगा, अल्कोहल ग्रुप अगर OH ग्रुप मौजूद है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म, यानी कि अल्कोहलिक फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, टाटोमराइजेशन होगा। टाटोमराइजेशन क्या होता है, द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अ सेम मॉलिक्यूल, यानी कि प्रोटॉन अगर एक एटम से दूसरे एटम में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्ट होता है
तो उसे हम क्या कहते हैं, टाटोमरिज्म। ये देखें, ये हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये शिफ्ट होता है कार्बन के ऊपर। देखिए कैसे कि ये पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देता है, ये प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, कार्बन। या फिर पाई बॉन्ड जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, या फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये प्रोटॉन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन से कहाँ पर, कार्बन के ऊपर, या यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, टाटोमराइजेशन। तो जब ये हाइड्रोलिसिस होती है, ये ग्रुप ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोइनाइल पायरुवेट होती है, तो हमारे पास दो शक्लें आती हैं, एक है इनोल फॉर्म और दूसरी क्या होती है, कीटो फॉर्म, किसकी, पायरुवेट की, ठीक है। और उसके नतीजे में जो हमें एनर्जी मिलती है, स्टर्लिंग फ्री एनर्जी, वो होती है 61.9 किलो जूल पर मोल। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। Because the reactant phosphoenol pyruvate has only one form, यानी कि इनोल फॉर्म, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इसकी एक ही फॉर्म हो सकती है, और वो क्या है, KH पॉजिटिव इसके साथ आकर अटैच आ जाए कर जाए तो वो ये क्या बन जाता है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, ठीक है, पायरुवेट फास्फेट ग्रुप डिटैच हो जाता है, अलहदा हो जाता है, तो ये क्या होता है, इसकी दो फॉर्म्स जो हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी, एक इनोल फॉर्म है और एक कीटो फॉर्म। ये देखें, ये इनोल फॉर्म और ये क्या है, कीटो फॉर्म। और जिसकी जितनी ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगी या फॉर्म्स बनती हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। दिस प्रोडक्ट इज स्टेबलाइज्ड रिलेटिव टू द रिएक्टेंट। अब देखें इसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं, इसकी एक फॉर्म है, यानी कि एक स्ट्रक्चर हो सकती है, इसकी दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं केमिकली, इनोल और कीटो, इसकी एक है। तो फिर जो बनने वाली प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है ना, तो बनने वाली जो प्रोडक्ट है इसकी ज्यादा जो है वो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, आइसोमर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन। तो फिर ये क्या होगी, ज्यादा स्टेबलाइज होगी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। This is the greatest contributing factor to the high standard free energy of hydrolysis of phosphoenol pyruvate, जो कि हमारे पास जो आती है वो ये है 61.9, सॉरी यहाँ पर गलती है, ये आप ठीक कर लीजिएगा, 61.9 किलो जूल पर मोल है। हाइड्रोलिसिस थर्ड वन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,3-bis phosphoglycerate, दिस इज आल्सो नोन एज असाइल फॉस्फेट हाइड्रोलिसिस। पहला हमने इनोल फॉस्फेट पढ़ा था, आज हम दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, असाइल फॉस्फेट। उसी तरह केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है जिसको मेंशन किया गया है पिंक शक्ल में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, हाइड्रोलिसिस क्या होती है बेटा, वाटर की प्रेजेंस में किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ना, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस मॉलिक्यूल को तोड़ा है, फास्फेट ग्रुप जो है वो सेपरेट आउट हो गया है, और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। कैसे बना ये देखें, ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जहां पर भी हो जाए तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीआयोनाइजेशन करेंगे, जो हमने प्रोटॉन दिया था वो रिमूव किया, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ये देखिए उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ से प्रोटॉन निकाल दें तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड की शक्ल में आएगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये टूट के किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरह ये क्या करता रहता है, रेजोनेट करता रहता है बिटवीन दीज टू ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। और इसके जब ये टूटता है 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट टूटता है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आती है वो है -49.3 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट की बेसिक जो पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये देखें, ये हमारे पास क्या बना था, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। थर्ड कार्बन के ऊपर क्या मौजूद है, फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप मौजूद है, तो इसे क्या कहेंगे, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। It dissociation allow resonance structures that stabilize the product relative to the reactants. Understood बात है, जब यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा तो ये रेजोनेंसली क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, जैसे कि हम पिछले रिएक्शन में देख चुके हैं।
रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ पाई फर्दर यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट सॉरी फर्दर कंट्रीब्यूट्स टू द नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज। कहते हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है ये फर्दर जो है जब स्टेबलाइज होता है, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल जब भी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो ये फर्दर क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लास्ट वन है हमारा थायोएस्टर्स। सबसे पहले हम ये देख लें कि एस्टर्स क्या है और थायोएस्टर क्या है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बेटा, जब भी हमारे पास ये एस्टर ग्रुप मौजूद हो, ये एस्टर ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ये ऑक्सीजन, इस कंप्लीट ग्रुप को क्या कहते हैं, एस्टर ग्रुप कहते हैं। अगर इसकी दोनों जानब अल्काइल ग्रुप लगे हों तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एस्टर कहते हैं। यानी कि चूंकि ऑक्सीजन की वजह से बॉन्ड बनाया है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसे ऑक्सीजन एस्टर कहते हैं। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दी जाए तो सल्फर की वजह से इसे क्या कहते हैं, थायो एस्टर कहते हैं। याद रखिएगा ये बात कि अगर एस्टर ग्रुप के साथ दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो हम उसे क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन रिप्लेस कर दी जाए सल्फर के साथ तो इसे हम क्या कहते हैं, थायो एस्टर कहते हैं। in which sulfur atom replaces the usual oxygen in the ester bond, जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया गया, but also have a large negative standard free energies of hydrolysis। जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एसिटाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम ए is one of many thioesters important in the metabolism। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थायोएस्टर की एग्जांपल पूछी जाएगी तो हम क्या कहेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक थायोएस्टर है। द असाइल ग्रुप इन दीज कंपाउंड इज एक्टिवेटेड फॉर द ट्रांसलेशन ट्रांसएसाइलेशन कंडेंसेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन The acyl group in these compound is activated for trans-acylation, condensation or oxidation reduction reactions। गला खराब होने से प्रॉब्लम आई है। Thioester undergo much less resonance stabilization than do oxygen ester. Consequently, the difference in free energy between the reactant and its hydrolysis products, which are resonance stabilized, is greater for thioester than for comparable of oxygen ester। कहता है कि जो थायोएस्टर होता है वो अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन एस्टर। In both cases, hydrolysis of the ester generates a carboxylic acid which can ionize and assume several resonance forms together. These factors result in the large negative charge। जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये है। अब हम इसके रिएक्शन की तरफ जाते हैं जो बेसिक है हमारा। अगर हम इसके रिएक्शन को देखते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये देखें ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। अब यहाँ पर देखें, अगर नॉर्मल एस्टर होता तो सल्फर की जगह पर यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि ये सेपरेट आउट हो जाता है और ये हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि इसका नाम क्या है, चूंकि 2 कार्बन है इसमें तो ये एसिटिक एसिड कहलाएगा। जब इसमें से प्रोटॉन निकाल देंगे तो लास्ट एग्जांपल की तरह ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपस दोनों ऑक्सीजन के दरमियान क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगी और हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो है -31.4 किलो जॉल पर मोल। लेकिन अब यहाँ पर देखें दोनों का डिफरेंस, ये हमारे पास है नॉर्मल एस्टर और ये हमारे पास है थायो एस्टर। अब यहाँ पर फ्री एनर्जी दिखा रहा है, तो अगर हम गौर करें तो जो नॉर्मल एस्टर है वो एट लोअर एनर्जी स्टेट, यानी कि उसकी एनर्जी क्या है, कम है। याद रखिएगा एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है टू द स्टेबिलिटी। जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इसकी एनर्जी कम है तो ये क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास उसी तरह एसिटिक एसिड आएगा और हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी। डेल्टा जी फॉर द ऑक्सीजन एस्टर हाइड्रोलिसिस। जब ऑक्सीजन एस्टर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एनर्जी कम रिलीज होती है एज कम्पेयर टू थायोएस्टर, क्योंकि ये हायर एनर्जी स्टेट पे है।
जब इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे प्रोडक्ट हमारे पास वही बनेगी, लेकिन जहाँ पर रिमूवल जो है वो क्या होगा, फिर एक थायोनाइल ग्रुप रिमूव होगा। तो इस तरह से जो है वो हम बात करते हैं कि अगर एक नॉर्मल एस्टर टूटे तो उसकी एनर्जी कम रिलीज होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट वन थायो एस्टर। ठीक है, अगर थायो एस्टर जो है उसके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उसमें से एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा रिलीज होती है। फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर द थायो एस्टर एंड ऑक्सीजन एस्टर, the product of both type of hydrolysis reaction have about the same free energy content, but the thioester has a higher free energy content than the oxygen ester। वही बात अंडरस्टूड है कि चूंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो फिर इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। Orbital overlap between the oxygen and carbon atoms allow the resonance stabilization in oxygen ester। Orbital overlap between S and carbon atom is poorer and provides a little resonance stabilization। वो कहता है कि यहाँ पर अगर हम गौर से देखें ना, तो अगर हम यहाँ से अल्काइल ग्रुप को हटा दें तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या हो जाएगी, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये रेजोनेंस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर ना भी हटाएं तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है, तो लॉन पेयर की वजह से यहाँ पर क्या होती है, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या होती है कि यहाँ पर रेजोनेंस जो होती है वो क्या, बहुत कम होती है और ना होने के बराबर होती है। तो जिसकी रेजोनेंस ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो थायोस्टर की फिर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप इट इज क्लियर। जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम क्वेश्चन सेशन में जो है वो उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।